हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एरो क्लासेस और मैं हूं आपके साथ में मनु शर्मा। आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी ऐसा यूनिट, और फिर अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो चलिए फटाफट फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड है। ओके, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, काफ़ी ग्रेटर है। कहने का मतलब ये पावरफुल चार्ज है अपने पास में। ठीक है, मैं एक अनोदर चार्ज यहाँ पे कंसिडर करता हूँ क्यू नोट। टेस्ट चार्ज है, इसको मैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ जो कि सिचुएटेड है एक सर्टेन डिस्टेंस पे इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से। अब देखिए, ये जो टेस्ट चार्ज है और इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अगेन रिपेल करेंगे। और वो जो रिपल्शन होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स की रिपल्शन होगी, वो क्या होगी, इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी, जो कि अपन कूलॉम्ब लॉ से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब ये क्यू नोट मेरा टेस्ट चार्ज, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, उसको जब मैं इसके पास लेके आऊँगा, जो कि मेरा पावरफुल चार्ज है, जिसको अपन बोलते हैं सोर्स चार्ज, तो ये वाला चार्ज इस पे क्या करेगा, रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करेगा, इसको वापस रिपेल करेगा। और वो रिपल्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी और उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, मान लीजिए इसी तरीके से मैं एक अगेन आइडेंटिकल टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, उसको फिर से किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आता हूँ। तो इस पॉइंट पे अगेन वो क्या करेगा, इस सोर्स चार्ज की वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। और वो रिपल्सिव जो फोर्स होगी, उसकी डायरेक्शन अगेन क्या होगी, इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी और ये वाली डायरेक्शन होगी रिपल्शन की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी टाइप से मान सकते हैं अपन कि बहुत सारे टेस्ट चार्जेस अगर मैं इसके पास लेके आऊँ, बहुत सारे टेस्ट चार्जेस अगर मैं इस सोर्स चार्ज के पास लेके आऊँ, तो ये सभी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और सभी की रिपल्शन की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस टाइप से होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, अभी देखिए यही केस मैं कंसिडर करता हूँ नेगेटिव सोर्स चार्ज के साथ में। ये मैंने यहाँ पे एक माइनस क्यू नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया है, जो कि काफ़ी पावरफुल है, इससे इसकी कंपैरिजन में काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, ये मैं एक टेस्ट चार्ज है जिसको इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ इसके पास में। तो जब मैं इसको टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास में लेके आऊँगा, तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज टेस्ट चार्ज अपना क्या होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल और पॉजिटिव होता है। तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा और जो अट्रैक्शन की इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अगेन इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी। दैट मीन्स कुछ इस टाइप की डायरेक्शन बनेगी, इनवर्ड डायरेक्शन बनेगी, यहाँ पे अंदर की ओर डायरेक्शन बनेगी। तो इस टाइप से मैं अगर बहुत सारे आइडेंटिकल टेस्ट चार्जेस हैं, उनको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट्स पे लेके आऊँ, तो उन पॉइंट पे क्या लगेगा, अट्रैक्टिव कूलॉम्ब फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सभी फोर्सेस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ओके, सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field is a space. Electric field is a space around a charge in which force of attraction or repulsion is experienced by another charge. क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चार्ज के आसपास का, उसके सराउंडिंग का वो एरिया होती है, वो स्पेस होती है जिसमें कोई अनदर टेस्ट चार्ज पार्टिकल या अनदर चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, उसकी, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होता है उसको स्मॉल और पॉजिटिव लेने का रीजन क्या है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये ऑलवेज क्या लिया जाता है, नेग्लिजिबली स्मॉल और पॉजिटिव लिया जाता है। और ये जो सोर्स चार्ज है क्या लिया जाता है, इसके कंपेरिजन में काफ़ी पावरफुल लिया जाता है। तो इसका रीजन देखिए, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को क्या कर दूं, इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, इसकी वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, इसकी चार्ज की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, तो जब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसको
रिपेल करेगा। तो होगा क्या कि ये वाला चार्ज इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ये जो सोर्स चार्ज है इस चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। दूसरी बात, ये चार्ज इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इंटरेक्ट करेगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होगा। इसकी फील्ड क्या होगी, इसकी वजह से डिस्टर्ब होगी। तो अपन नहीं चाहते कि सोर्स चार्ज है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो और उसकी जो फील्ड है वो क्या हो, डिस्टर्ब हो। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इस टेस्ट चार्ज को ऑलवेज स्मॉल और पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रखने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो कैलकुलेशंस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव की वजह से इजी हो जाती है, माइनस का लफड़ा नहीं रहता। तो इसीलिए इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ले जाता है। और स्मॉल लेने का रीजन ये है कि ये इसको डिस्प्लेस ना करे और सोर्स चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको डिस्टर्ब ना करे। जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे वो टेस्ट चार्ज ही करे, ना कि सोर्स चार्ज। इसकी वजह से इसको क्या लिया जाता है, ऑलवेज स्मॉल लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, ई वेक्टर इज इक्वल टू, क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। जब कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नोट फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो अपन क्या बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। यहाँ पे अगर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है इस टेस्ट चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सोर्स चार्ज की वजह से क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इनवर्ड होगी। आपने सुना होगा कि जो सोर्स चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की ओर निकलती है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है, अंदर की ओर होती है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यही है, देखिए डायग्राम अपना कैसा बना, इस टाइप का, इसमें डायग्राम इस टाइप का। तो जो फोर्स लाइंस है उसी की डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा मोर एक्यूरेटली लिखना चाहूँ मैथमेटिकली, तो एक क्यू नोट अपना क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि लिमिट क्यू नोट 10 to 0, मैंने इसकी लिमिट लगा दी कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 10 to 0 है, 0 नहीं है, 10 to 0 है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपना बन गया। ठीक है, ये अपना बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट 10 to 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। जब भी कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, तो अपन क्या बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी प्रेजेंट है। ओके, देखिए डिस्कस करते हैं इसकी एसआई यूनिट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट। देखिए फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है अपनी न्यूटन, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब अपनी क्या हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट हो गई। ठीक है, देखिए एक चीज और, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, बिकॉज जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखिए डायग्राम से एक बात थोड़ी थोड़ी अपन को पता चल रही है, क्या, कि जब मैं इस सोर्स चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, मैं इस सोर्स चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करता गया, तो इसकी जो फील्ड है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसका जो स्पेस है जिसमें ये वाला पार्टिकल, ये वाला चार्ज, पॉइंट चार्ज अपना अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, वो स्पेस भी इसका इंक्रीज होता जाएगा। अपन यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये देख पा रहे हैं, अपन बता सकते हैं कि हाँ, जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी फील्ड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो अपना टेस्ट चार्ज है वो बहुत दूर से ही क्या करेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करने लग जाएगा। और जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू क्या करता जाऊंगा, डिक्रीज करता जाऊंगा, इसकी जो फील्ड है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। और एज ए रिजल्ट जो टेस्ट चार्ज है वो क्या होगा, उसको बहुत पास में लेके आने पे वो अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, दूर से अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में पॉइंट ए पे एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड है,
ठीक है, और पॉइंट P है मेरे पास में एक पॉइंट P है जहां पे मेरे को इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया एक टेस्ट चार्ज अपना प्रेजेंट है स्मॉल q नोट, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है और पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन का वो कितना है? r है। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये वाली होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे ये होगी। अब देखिए जो F है यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स, वो अपनी कितनी होगी? इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी कूलम्ब फोर्स कितनी होगी? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से हो गई। वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी रिपल्शन की डायरेक्शन। ये इसको रिपेल करेगा इस साइड में, तो रिपल्शन की डायरेक्शन क्या होगी? R कैप मैंने मान ली ये रिपल्शन की डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पे मेरी होगी इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ई वेक्टर कितनी बनती है? मैंने इसको यहाँ पे पुट किया तो Q नोट से Q नोट हो गया कैंसिल, और जो अपना फॉर्मूला बना वो बना K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये बन के आई। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये हो गई पूरी वेक्टर इसकी साथ में डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है? इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है पहली बात कि अगर अपना सोर्स चार्ज नेगेटिव है या अपना सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज ले रहा हूँ तो उस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अगर आपको RHS में कहीं पे भी नेगेटिव दिखाई देता है तो उसका मतलब वो उसकी डायरेक्शन की वजह से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज जो फोर्स है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, उसकी डायरेक्शन की वजह से उसमें नेगेटिव का साइन अपन लेते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन को R कैप मान के चल रहा हूँ तो जो इनवर्ड डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ R कैप हो जाएगी, तो वहाँ पे अपना माइनस आ जाएगा। तो नेगेटिव जो आता है वो किसकी वजह से आता है? डायरेक्शन की वजह से, ना कि उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नेगेटिव नहीं होती। दूसरी बात यहाँ से देखो क्या पता चल रही है? दूसरी बात यहाँ से पता चल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। ये जो सोर्स चार्ज अपन यहाँ पे लेके चले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। आई बात समझ में? और देखिए यहाँ से एक बात और है, जैसे जैसे मैं Q की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा, सोर्स चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा, बिकॉज E एंड जो Q है वो आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे मेरा जो Q है, जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? अपनी खुद की एग्जिस्टेंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस होती है। सोर्स चार्ज की वजह से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है उससे अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अगर अब वही बात अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे अर्थ से नेपच्यून दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब नेपच्यून नहीं है, ये तो नहीं होता ना। नेपच्यून तो अपनी जगह पे है, अपन को अर्थ से नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नेपच्यून का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज की, सोर्स चार्ज की वजह से ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी, इसकी अपनी फील्ड रहेगी। लेकिन जब अपन टेस्ट चार्ज इसके पास में लेके आएंगे तभी अपन को पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट चार्ज को हटा देने से तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हट गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्रेजेंट होगी। टेस्ट चार्ज तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपीरियंस करेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अगर इसको मैं यहाँ से हटा भी दूँ तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अपनी ऑलवेज प्रेजेंट होगी ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती कि टेस्ट चार्ज उसके आसपास है या नहीं है, उसकी फील्ड तो ऑलवेज वहाँ पे प्रेजेंट होगी होगी। ठीक है, तो E क्या हो गया? अपना प्रोपोर्शनल हो गया Q से, और ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखिए अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के बारे में, जो इनका रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में। देखिए जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव जो सोर्स चार्ज है उसकी वजह से क्या होती है? इनवर्ड होती है।
ये अपन को पता चल गया, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास में टू इक्वल एंड अपोजिट सोर्स चार्जेस हैं, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट सोर्स चार्जेस है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप से होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसमें क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इनका कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनका वैसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये मत सोचना कि ये लाइंस अपन को एक्चुअल में दिखाई देती होंगी, शायद माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है, ताकि अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड को और उसकी डायरेक्शन वगैरह को। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इससे आउटवर्ड होगी, इससे इनवर्ड होगी, और टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर सेपरेटेड हैं तो उनमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इससे तो क्या होंगी, आउटवर्ड होगी, और इसमें इनवर्ड होगी, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। अब ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास में टू इक्वल एंड सेम नेचर चार्जेस मेरे पास में अगर है, क्या है, टू इक्वल एंड सेम नेचर चार्जेस अगर मेरे पास है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगी, स्लाइटली रिपेल होने की वजह से कर्व्ड हो जाएंगी, थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा, इस टाइप से। और यहाँ पे क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अगेन थोड़ी सी कर्व्ड होके इस टाइप से हो जाएगी, और यहाँ पे कर्व्ड होके रिपेल हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे है इस टाइप से, जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव सोर्स चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, ये जो कर्व्ड लाइन है, इस कर्व्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, वो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्यों करती है, कैसे करती है भाई, देखिए ये लाइन अपनी इस टाइप से है, जो कर्व्ड लाइन, तो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लूँ और उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से होगी। अगेन यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो वो इस टाइप से होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ये जो टेंजेंट है इस टाइप से होगी और धीरे धीरे कर्व्ड होती जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन ये है, फिर ये होगी, और उसके बाद में ये होगी, अगेन ये हो गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट क्या करती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है उस पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए एक बात और, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को म्यूचुअली कट नहीं करती। इसका क्या रीज़न है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे कि ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे सपोज कीजिए ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर गई। तो जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो मेरे को मिलेगी जब मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पे, इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी जब मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो देखिए इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे ये मिला, और इस लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो क्या होगा, वो अपना हो जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से, यही होगा टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे तो मेरे को डायरेक्शन मिल रही है इसकी वजह से, और इसकी वजह से मेरे को डायरेक्शन ये वाली मिल रही है, तो एक ही पॉइंट पे, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को क्या मिल रही है, दो डायरेक्शंस मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, यूनिक होगी, दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी म्यूचुअली क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ना तो इस केस में इंटरसेक्ट करेगी, ना इस केस में इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उसका मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो गई, दो डायरेक्शन हो गई, और जो कि अपनी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हुई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट की, और इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के अपने आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपन डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस form a system which is known as electric dipole. Simple as that. Okay, क्या बोला मैंने, to equal and opposite point charges, to equal and opposite point charges separated by a small distance is known as dipole. ये जो सिस्टम होता है इसी को अपन डायपोल बोलते हैं। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू क्या है, सिचुएटेड है, सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस से। स्मॉल डिस्टेंस से मान लेते हैं अपन, जो स्मॉल डिस्टेंस इनके बीच में है वो कितना है, अपना डिस्टेंस डी है, और इसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। डायपोल का मतलब क्या हुआ, डायपोल दैट मीन यहाँ पे टू पोल्स होने चाहिए अपने पास में। पोल्स का मतलब वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सो दिस इज नोन एज डायपोल। फॉर एन एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लूँ मैं, HCl। HCl में क्या होता है, H प्लस एंड Cl माइनस, H प्लस एंड Cl माइनस। तो ये जो यहाँ पे सिस्टम फॉर्मेशन होता है इसको अपन क्या बोल देते हैं, डायपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं स्मॉल डिस्टेंस से, तो वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, अपना डायपोल फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे अगर चार्जेस हो गए तो अपन उनको क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिक डायपोल बोल दिए। ठीक है, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, दो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, तो दो पोल्स हो गए। यहाँ पे भी क्या हो गया, अपने पास में दो पोल्स हो गए, एक प्लस चार्ज एक हो गया माइनस चार्ज, और ये दोनों पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड हो गए स्मॉल डिस्टेंस से, तो अपन इसको बोल दिया डायपोल। अभी देखिए डायपोल अगर है तो इसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट भी होगा। क्या होगा, इसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट भी होगा। अभी डायपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज and the separation between them is known as dipole moment। ठीक है, डायपोल मोमेंट जो होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो जो चार्ज है किसी भी चार्ज का और जो इनके बीच का सेपरेशन है, उस सेपरेशन के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डायपोल मोमेंट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अच्छा, जो चार्ज होगा वो आप ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट है तो आपको नेचर आपको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट में क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। तो आप कोई सा भी चार्ज ले सकते हो, दोनों सेम है, और नेचर आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है फॉर्मूले के अंदर। सो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, मैंने गलत बोल दी शायद डेफिनेशन फर्स्ट टाइम में, मैग्नीट्यूड मैंने नहीं बोला। The product of magnitude of either charge and the distance of separation between them is known as electric dipole moment, which is noted by P। और जो P होता है इसको क्या किया जाता है, एज ए वेक्टर ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है, एज ए वेक्टर ट्रीट किया जाता है। इसको वेक्टर ट्रीट अगर अपन कर रहे हैं तो इधर भी कुछ ना कुछ तो वेक्टर होना चाहिए। देखो चार्ज वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है, और जो डिस्टेंस या लेंथ होती है वो भी अपन को पता है भाई स्केलर होती है। तो फिर वेक्टर कौन सा होगा इनमें से, तो जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो यहाँ पे क्या ट्रीट की जाती है, एज ए वेक्टर ट्रीट की जाती है। क्या ट्रीट की जाती है, एज ए वेक्टर ट्रीट की जाती है। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेशंस में और बहुत सारे केसेस में जो लेंथ होती है, लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, इन सभी को क्या किया जाता है, एज ए वेक्टर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो ये क्वांटिटी है वो अपन क्या मान के चलते हैं यहाँ पे, वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, इनके बीच का सेपरेशन है, उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम -q टू +q। किधर से किधर होती है, -q टू +q। अब ये डायरेक्शन ही क्यों हुई, तो इसका देखिए वैसे कोई इसका रीज़न नहीं है कि अपन डायरेक्शन डिस्टेंस की या लेंथ की डायरेक्शन किस साइड से किस साइड लें।
ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसिडरेशन लिया गया है जो कि बहुत पुराने टाइम से ऐसा ही चलता आ रहा है कि जो डायरेक्शन होगी उसकी डिस्टेंस की वो क्या होगी, डायपोल के केस में माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगी। तो जब डिस्टेंस की या इनके सेपरेशन की डायरेक्शन ये है बी टू ए, देन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई, फ्रॉम बी टू ए हो गई। तो ये जो सिर्फ एक कंसिडरेशन करके लिया गया है, जो बहुत पुराने टाइम से ऐसा ही चलता आ रहा है और अपन इसी को लेके चलते हैं, तभी आगे जो भी डेरिवेशंस वगैरह होंगे वो सभी इसी पे बेस्ड होंगे। तो उसके लिए ये सिर्फ कंसिडरेशन किया गया है कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, बिकॉज जो सेपरेशन है उसकी डायरेक्शन भी क्या ली जाती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये हो गया अपना डायपोल मोमेंट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी डायपोल मोमेंट की, जो ऐसा यूनिट होगी डायपोल मोमेंट की, चार्ज की हो गई कूलम्ब, और इनके बीच का जो सेपरेशन उसकी हो गई मीटर। तो जो डायपोल मोमेंट की यूनिट बनेगी वो अपनी बनेगी कूलम्ब मीटर। जो ऐसा यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, कूलम्ब मीटर बनेगी यहाँ पे। तो ये हुआ अपना डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में। अभी देखिए एक चीज और, जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है डायपोल का, वो क्या होता है ऑलवेज, टोटल चार्ज ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा किसी भी डायपोल का। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो पूरे के पूरे डायपोल का टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दैट इज जीरो। तो जो टोटल चार्ज होता है डायपोल का, वो टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन इस डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है या यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जो अपन आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि इसका टोटल चार्ज ऑलवेज जीरो होगा। तो ये एक ध्यान रखने की बात है कि डायपोल का टोटल चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की वजह से वो भी क्या हो जाएगी, किसी पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। वो जीरो नहीं होती है, और कितनी होती है उसके बारे में अपन आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये बात हुई अपनी इलेक्ट्रिक डायपोल की और उसके डायपोल मोमेंट की। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पास अगर कोई भी फीडबैक, कोई भी आपके मन में अगर डाउट है तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एरो क्लासेस।